सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है। 22 मई से प्रथम चरण जनगणना का काम शुरू होगा, जिसमें मकान सूचीकरण एवं जनगणना की कॉमन अवधारणाओं पर काम होगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए किस तरीके के क्वेश्चन हमारी मदद कर सकते हैं, उसके लिए 30 क्वेश्चन लेकर मैं आपके पास आई हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जनगणना के प्रथम चरण के लिए मूल इकाई क्या है? तो जनगणना के प्रथम चरण के लिए मूल इकाई जो है मकान सूचीकरण ब्लॉक या HLB है। इसके बाद HLB का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो HLB का जो है फुल फॉर्म जो है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक होता है। इसके बाद प्रगणक या इम्यूनेटर जो होते हैं उनका प्रथम कर्तव्य क्या है? तो उनका जो है प्रगणक का जो प्रथम कर्तव्य है वो HLB मानचित्र के साथ क्षेत्र का भ्रमण करना। अच्छा, इसमें एक वर्ड आएगा परिसर। तो परिसर की परिभाषा में क्या शामिल है? तो परिसर में जो है भूमि सहित भवन और साझा स्थान, यानी कि भवन हो, उसके आसपास कुछ ज़मीन हो, तो इस तरीके की चीज़ परिसर में आएगी। एक भवन को या बिल्डिंग को सामान्यतः हम लोग कैसे पहचानेंगे जब जनगणना करेंगे? तो उसको जो है 4 दीवारी और एक छत वाली एकल संरचना से पहचानेंगे। यदि किसी भवन में 4 अलग अलग मुख्य प्रवेश द्वार वाली इकाइयां हैं, यानी कि कोई भवन है और उसमें 4 जो है वो प्रवेश द्वार हैं, तो उसमें कितने जनगणना मकान होंगे? तो जनगणना मकान जो है उसमें 4 होंगे। जनगणना मकान जो है कैसे डिनोट करेंगे? जनगणना मकान के लिए रास्ता जो है वो मुख्य उसका आधार होगा। जितनी प्रवेश द्वार होंगे और उसके अंदर उतने ही जनगणना मकान होंगे। जनगणना के अनुसार परिवार की पहचान का मुख्य आधार क्या है? तो कॉमन किचन या साझा रसोई जो है वो परिवार की पहचान का मुख्य आधार है। अब कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन संस्थागत परिवार का उदाहरण है? तो संस्थागत परिवार कौन से होंगे? जैसे छात्रावास या जेल में रहने वाले लोग, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं और एक किचन है, वहाँ पर काम हो रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें संस्थागत परिवार का उदाहरण हो जाएंगी। बेघर परिवार किसको कहा जाता है? बेघर परिवार जो हैं, जो सड़क के किनारे पाइपों और फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, उनको बेघर परिवार कहते हैं। क्या बेघर परिवारों को मकान सूचीकरण चरण में शामिल किया जाना चाहिए? तो उनको जो है मकान सूचीकरण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। परिवार का मुखिया या हेड ऑफ हाउस HOH कौन हो सकता है? तो उसमें जो है वो व्यक्ति जिसे परिवार मुखिया के रूप में पहचानता है। जैसे आप कहीं गए और वो जिसको बताएंगे ये हमारे परिवार का मुखिया है, तो वही आप परिवार का HOH उसको लिखेंगे। एक संस्थागत परिवार का मुखिया कौन होगा? संस्थागत परिवार का मुखिया जो है वो संस्था का प्रभारी होगा। जैसे हॉस्टल में वार्डन हो गया या जेल में जो है जेलर हो गया। तो इस तरीके से एक संस्थागत परिवार का मुखिया संस्था का प्रभारी होगा। जनगणना मकान नंबरिंग कितने अंकों की होती है? तो जनगणना मकान की नंबरिंग 4 अंक की होती है। जैसे एक के लिए क्या लिखना होगा? 0001। यदि भवन संख्या 10 और 11 के बीच में एक नया भवन मिलता है तो उसको क्या नंबर दिया जाएगा? तो अगर 10-11 के बीच में कोई एक नया भवन मिल जाता है तो उसे 10/1 नंबर दे देंगे। HLB में भवनों की नंबरिंग सामान्यतः किस दिशा से शुरू होनी चाहिए? तो हमेशा HLB में भवनों की नंबरिंग जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से प्रारंभ करनी चाहिए। जिग जैग मैनर या सर्पाकार जो क्रम होता है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो उसका उपयोग भवनों की नंबरिंग करने में किया जाता है।
निर्माणाधीन भवन भी हैं। जब आप जनगणना करने जाएंगे तो कुछ निर्माणाधीन भवन भी मिलेंगे, तो उनको जनगणना में नंबर कब दिया जाएगा? जब उनकी छत पूरी हो जाएगी। अगर दीवारें खाली खड़ी हैं तो उनको जनगणना में नंबर नहीं दिया जाएगा। जब निर्माणाधीन भवन की छत पड़ जाएगी, पूरी हो जाएगी, तब उसको नंबरिंग दी जाएगी। यदि सड़क के दोनों ओर भवन हैं तो नंबरिंग का सही तरीका क्या है? तो उसमें क्या होगा कि पहले एक साइड पूरा कर लीजिए। अगर सड़क के दोनों ओर भवन है तो पहले एक साइड उस पूरी कर लीजिए, उसके बाद दूसरी तरफ से वापस आइए और तब दूसरी साइड पूरी करिए। अब एक जैसे कहीं पर लिखा है CN1 और ब्रैकेट में लिखा है 2, तो ये ब्रैकेट में जो 2 लिखा हुआ है ये क्या दर्शाता है? तो ये जो CN1 और ब्रैकेट में जो 2 है ये उस भवन में जनगणना मकानों की संख्या को दर्शाता है। क्या जेल में रहने वाले लोग किसी परिवार का हिस्सा माने जाते हैं? हाँ, वो भी एक संस्थागत परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। एक कोई PG है, पेइंग गेस्ट आवास है, उसको संस्थागत कब माना जाएगा? उसको संस्थागत तभी मानेंगे जब वो रजिस्टर्ड होगा, पंजीकृत होगा, तो PG आवास को भी हम संस्थागत मानेंगे। विदेशी राजनयिक जो होते हैं उनको जनगणना में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? तो उनको जनगणना में बाहर रखा जाएगा। विदेशी राजनयिकों को जनगणना से बाहर रखा जाएगा। खाली मकान किसे कहते हैं? जिसमें जनगणना के समय कोई भी व्यक्ति निवास ना कर रहा हो उसको खाली स्थान कहते हैं। क्या 2 दोस्त जो एक ही रसोई साझा करते हैं एक ही परिवार माने जाएंगे? अब इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे तो हाँ, उन्हें एक परिवार माना जा सकता है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या प्राप्त करना है? तो जनगणना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या और जनसांख्यिकी आंकड़े को प्राप्त करना है। यही मंशा है जनगणना की। यदि कोई व्यक्ति वर्ष की अधिकांश अवधि में कहीं और रहता है तो उसे कहाँ गिना जाएगा? तो उसे वहाँ गिना जाएगा जहाँ वह सामान्यतः निवास करता है। जैसे किसी गांव का कोई निवासी अगर हरियाणा में रहता है तो अगर अधिक समय तक वो हरियाणा में रह रहा है तो उसको वहीं का निवासी माना जाएगा। HLV की पहचान के लिए प्रगणक को कौन सा ऐप दिया जाता है? तो HLV की पहचान के लिए प्रगणक को HLO ऐप डाउनलोड करना होगा जिस पर वो काम करेगा। मिश्रित उपभोग वाले भवन का क्या अर्थ है? यानी मिक्स्ड यूज़ वाले भवन का क्या अर्थ है? तो ऐसे भवन जहाँ पर निवास और व्यवसाय यानी दुकान वगैरह भी है और रह भी रहे हैं, तो ऐसे भवन को जो है हम लोग मिश्रित उपभोग का भवन कहते हैं। इसके बाद विशिष्ट पहचान के लिए 4 अंकों की संख्या किसे दी जाती है? तो वो जो है जनगणना मकान को दी जाती है। क्या मंदिर, मस्जिद और चर्च को भवन माना जाएगा? बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो हमें लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डालेंगे, तो इसलिए ये जानकारी हम लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगी। तो मंदिर, मस्जिद और चर्च जो है इनको, ये भी अगर एक स्थायी संरचना है तो इनको भी जो है वो भवन माना जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।